नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल नॉलेज टॉपिक में। 6 अगस्त 1945 सुबह के तकरीबन 7 बजे जापानी सेना को रडार पर दक्षिण में कुछ हलचल दिखाई देती है। पहले तो रडार पर काम कर रहे सैनिकों को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो समझ जाते हैं कि एक अमेरिकी लड़ाकू विमान हिरोशिमा की तरफ बढ़ रहा है। जापानी सेना सभी रेडियो कार्यक्रमों को बंद करवा देती है और चारों तरफ खतरे के सायरन बजाना शुरू कर देती है। अगर यहाँ पर जापानी सेना चाहती तो अपने कुछ विमान भेजकर उस अमेरिकी विमान को रोक भी सकती थी, लेकिन 1945 तक आते आते विश्व युद्ध के कारण जापान की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसके पास विमानों को चलाने के लिए पेट्रोल भी नहीं था। अमेरिका का ये लड़ाकू विमान हिरोशिमा के आसमान में आता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वापस भी चला जाता है। जापानी अथॉरिटी को लगा कि ये कोई साधारण अमेरिकी लड़ाकू विमान होगा जो हिरोशिमा की स्थिति का जायजा लेने के लिए वहाँ पर आया था। इस विमान के जाने के बाद जापानियों को लगा कि अब खतरा टल चुका है, इसलिए खतरे के सायरन बंद कर दिए जाते हैं। We have spent more than $2 billion on the greatest scientific gamble in history. It is an atomic bomb. It is a harnessing of the basic power of the universe. With this bomb, we have now added a new and revolutionary increase in destruction. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. We shall destroy their dams, their factories, and their communications. Let there be no mistake. We shall completely destroy Japan's power to make war. Enola Gay, this is Command. You're clear for takeoff. Over. Copy that, Command. Commencing takeoff now. Over. उन्नीस 1945 आते आते एक आम जापानी की जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी थी। दुकानों में अंडे, दूध, चाय और कॉफी पूरी तरह से गायब हो चुके थे। पेट्रोल भी आम लोगों की पहुंच से बाहर हो चुका था। सड़कों पर एक भी निजी कार नहीं दौड़ रही थी। हिरोशिमा की सड़कों पर हर तरफ पैदल चलते लोग, साइकिलें और सैनिक वाहन दिखाई देते थे। 6 अगस्त 1945 की सुबह 7 बजे जापानी रडारों ने दक्षिण की ओर से आते एक अमेरिकी विमान को देख लिया। जापानी अधिकारियों का ये अनुमान सही भी था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि विमान युद्ध की स्थिति का नहीं बल्कि मौसम का जायजा लेने आया था। विमान जब वापस लौट जाता है तो जापानी अधिकारी चैन की सांस लेते हैं, लेकिन थोड़ी ही देर बाद सुबह के तकरीबन 8 बजे दक्षिण से एक और विमान आता है। जापानी सेना इस विमान को भी रोक सकती थी, लेकिन उन्हें लगा कि ये विमान भी पहले की तरह बस स्थिति का जायजा लेने आया होगा, पर उन्हें क्या पता था कि ये विमान उनकी मौत का फरमान लेकर आया था। जापान की तरफ बढ़ रहा ये विमान एनोला गे नाम का एक बम वर्षक विमान था। इस विमान को मेजर थॉमस फेरे भी उड़ा रहे थे। सुबह के ठीक 8:15 पर इस विमान से लिटिल बॉय नाम का एक 4 टन वजनी न्यूक्लियर बॉम्ब नाक के बल धरती पर गिरना शुरू होता है। इसको नीचे आने में पूरे 43 सेकंड लगे। तेज हवाओं ने उसका रुख अपने लक्ष्य अओई ब्रिज से 250 मीटर दूर कर दिया और वो शीमा सर्जिकल क्लिनिक के ऊपर फटा। बम फटते ही हिरोशिमा के लोगों पर क्या बीती, ग्रेग गोली ने अपनी किताब नागासाकी द मैसेकर ऑफ द इनोसेंट एंड अननोइंग में लिखा है। इसकी शक्ति 12,500 टन TNT के बराबर थी और जब ये फटा तो तापमान अचानक 4,000 डिग्री सेंटीग्रेड जा पहुंचा और ऊपर उड़ रहे विमान द ग्रेट आर्टिस्ट के पायलट मेजर चार्ल्स स्विनी ने एक विशाल आग का गोला बनता देखा। शहर के मध्य में एक क्षण के अंदर कंक्रीट इमारतों को छोड़कर धरती के ऊपर मौजूद हर चीज गायब हो गई। विस्फोट का असर इतना तेज था कि ग्राउंड जीरो से 15 किलोमीटर दूर हर इमारत की खिड़कियों के शीशे चकनाचूर हो गए। हिरोशिमा शहर की 2/3 इमारतें 1 सेकंड के भीतर ध्वस्त हो गईं। कई किलोमीटर तक आग की एक आंधी सी फैल गई। एक क्षण में हिरोशिमा की कुल आबादी 2,50,000 के 30% यानी कि 80,000 लोग मौत के गर्त में समा गए। जैसे ही धमाका हुआ,
एनोला गे के आगे के केबिन में रोशनी फैल गई और पायलट पॉल टिबेट्स ने अपने दांतों में एक अजीब सी सिहरन महसूस की। विमान के पिछले हिस्से में बैठे हुए टेल गनर बॉब कैरन ने अपना कोडेक कैमरा उठाया और नीचे के दृश्य की तस्वीरें लेने लगे। नीचे के बैगनी बादलों के बीच सफेद धुएं का एक रेला 3000 फीट तक उठा और उसने एक मशरूम की शक्ल ले ली। एनोला गे के सह पायलट कैप्टन रॉबर्ट लुइस ने अपनी लॉग बुक में लिखा, माय गॉड व्हाट वी हैव डन। एनोला बे के वेपेनियर विलियम पार्सन्स ने एक कूट संदेश भेजा, परिणाम सफल, विमान में हालात सामान्य। इस धुएं के गुब्बार को द डेथ मशरूम के नाम से जाना जाता है। इस मशरूम के नीचे वो 80,000 लोग थे जो कुछ समय पहले जिंदा थे। 14 साल के फुजियो तारिकोशी 6 अगस्त की उस समय धमाके वाली जगह से कुछ ही दूरी पर मौजूद थे। विस्फोट वाली जगह के इतना नजदीक होने के बावजूद भी फुजियो उन चंद खुशकिस्मत लोगों में से एक थे जो जिंदा बच गए। वो बताते हैं कि उस सुबह मैं अपनी माँ के साथ नाश्ता कर ही रहा था कि तभी हमें आसमान में जोर की गड़गड़ाहट सुनाई देती है। हम लोग दौड़कर बाहर आते हैं। पहले तो हमें लगा कि वो किसी प्लेन की गड़गड़ाहट होगी, लेकिन जब हमने आसमान की तरफ देखा तो वहाँ पर कोई प्लेन नहीं था। हमने देखा कि उत्तर पूर्व की तरफ से एक छोटी सी बॉल जमीन की तरफ आ रही है। ये बॉल जैसे जैसे नजदीक आ रही थी और ज्यादा स्पष्ट हो रही थी। कुछ ही देर में हमें पता चल गया कि ये एक बम था, लेकिन ये सब इतना जल्दी हुआ कि हमें भागने का मौका ही नहीं मिला। फुजियो आगे बताते हैं कि जैसे ही वो बम जमीन पर गिरा, एक तेज रोशनी के साथ इतना भयानक धमाका हुआ कि पहले तो मैं अंधा हो गया और अचानक से मेरे पैरों के नीचे की जमीन इतनी जोर से हिली कि मानो धरती फट गई हो। मैं कुछ समझ पाता इससे पहले ही एक गर्म हवा के झोंके ने मुझे दूर ले जाकर पटक दिया। इसके बाद मुझे कुछ याद नहीं रहा और मेरी आंखें बंद हो गयी। लेकिन जब मेरी आंखें दोबारा खुली तब मैंने महसूस किया कि मैं जमीन पर पड़ा था। मैंने जैसे ही थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर उठने की कोशिश की तब मुझे महसूस हुआ कि मेरी एक तरफ का हाथ तो मांस का एक टुकड़ा बनकर रह गया था। मैंने जैसे तैसे अपने टूटे हुए हाथ को संभाला। मेरे आसपास मौजूद हर चीज राख हो चुकी थी और मुझे तुरंत अपनी माँ का ख्याल आया। लेकिन मेरी माँ की किस्मत शायद मुझसे ज्यादा अच्छी थी। उन्हें मेरी तरह अपने गले हुए हाथ को नहीं उठाना पड़ा। मेरी माँ मुझे छोड़कर जा चुकी थी। ये बातें बताते हुए फुजियो की आंखों में आंसू आ गए। उनका मानना है कि मरने वालों की किस्मत जिंदा लोगों से अच्छी थी, क्योंकि उन्हें उस तबाही के बाद के भयानक मंजर को नहीं देखना पड़ा। ज्यादातर मरने वाले या मरते हुए लोगों के मुंह से झागदार खून निकल रहा था। तोबिता उनके बीच जाकर उन्हें पानी देते हुए उनका हौसला बढ़ा रहे थे। लेकिन थोड़ी देर बाद वो और प्रोफेसर सिकी ही जिंदा बचे थे। उनके चारों ओर करीब 20 लाशें बिछी हुई थी। जहाँ तक देखो आग की लपटें उठती हुई दिखाई दे रही थी। विस्फोट स्थल से करीब 1500 मीटर दूर एक टॉर्पीडो फैक्ट्री में मित्सुई टकीलो भी जमीन पर गिरी बेहोश पड़ी थी। उन्हें जब होश आया तो उन्हें चारों ओर लोगों की चीख पुकार सुनाई दी। उनके ऊपर ढेर सारा मलबा गिरा पड़ा था। बहुत मशक्कत के बाद वो अपने दाहिने हाथ को आजाद करवा पाने में सफल हो पाई। उन्हें नीचे फर्श पर कुछ नमी महसूस हुई। जब उन्होंने अपने सिर को छुआ तो उन्होंने पाया कि फर्श पर उनका ही खून फैला था और वो उसके बीच खड़ी थी। उस दिन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने रेडियो पर फिर देश को संबोधित किया, लेकिन इस भाषण में इस बात का कोई जिक्र नहीं था कि अमेरिका ने उसी दिन जापान के दूसरे शहर नागासाकी पर भी परमाणु बम गिराया है। The Japanese have seen what our atomic bomb can do. जापानियों को अब तक पता चल चुका होगा कि हमारा परमाणु बम क्या कर सकता है। अगर जापान ने अभी भी आत्मसमर्पण नहीं किया तो उसके अन्य युद्ध प्रतिष्ठानों पर हमला किया जाएगा और दुर्भाग्य से इसमें हजारों नागरिक मारे जाएंगे। 2 परमाणु हमलों और 8 अगस्त 1945 को सोवियत संघ द्वारा जापान के विरुद्ध मोर्चा खोल देने पर जापान के सामने कोई चारा नहीं बचा। 6 दिनों के बाद जापान ने अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध भी समाप्त हो गया। ये युद्ध भले ही उसी दिन समाप्त हो गया, लेकिन इसने हिरोशिमा और नागासाकी को इतने बड़े जख्म दिए कि जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। हिरोशिमा और नागासाकी पर हुए इन हमलों पर गांधी जी की ये बात बिल्कुल सटीक बैठती है कि an eye for an eye makes the whole world blind।